हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 का हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरीज। 2 टॉपिक बाकी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड एक बहुत बड़ा टॉपिक बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये बाकी है। आज हम हमारा 4th टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शुरू। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बाकी है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो है तुम्हारे बिजनेस का इनकम किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा, कैसे टैक्सेबल होगा, वो उसके ऊपर है। और ये जो है, ये अब बचा खुचा इनकम, मतलब सैलरी तो सैलरीज में टैक्सेबल हो ही गया, रेंट तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो गया, कोई प्रकार का प्रॉपर्टी बेचे, कुछ किए, कैपिटल गेन हुआ तो वो कैपिटल गेन में चला गया, बिजनेस का इनकम बिजनेस प्रोफेशन में चला जाएगा। अब जो बच गया, चाहे वो दुनिया में कहीं से भी इनकम आए, जो इनकम बाकी चारों हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाया, वो आकर टैक्सेबल होता है हमारा अदर सोर्स। बात समझ में आया? तो अदर सोर्सेस में इनकम कौन सा टैक्सेबल होता है? जो इनकम बाकी के किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाया, बाकी किसी के हेड में उसे जगह नहीं मिला, वो सब आकर यहां पर फंस जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के नाम से। क्लियर है बात? तो आओ शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आज की क्लास में देखेंगे इस हेड के अंदर कौन सा वो इनकम है जो टैक्सेबल होगा और किस तरीके से टैक्सेबल होगा। आने वाला 2 से 3 क्लासेस हमें लगेगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आज मैं बताऊंगा क्या क्या है उसमें। आ जाओ शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। इस हेड के अंदर जो भी इनकम आएगा वो 2 प्राइस में डिवाइड हो जाएगा। पहला तो जनरल इनकम के नाम से और दूसरा स्पेसिफाइड इनकम के नाम से। जनरल इनकम और स्पेसिफाइड इनकम मिलकर बनता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो भी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है, वो कोई एक कैटेगरी में फॉल करता है, आइदर जनरल इनकम के कैटेगरी में फॉल करता है, आइदर स्पेसिफाइड इनकम की कैटेगरी में फॉल करता है। आज हम दोनों को देखेंगे, जनरल के अंदर कौन कौन आता है, स्पेसिफाइड के अंदर में कौन कौन आता है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इनकम। जनरल इनकम के अंदर में कौन कौन आता है? सबसे पहला, इनकम डेराइव्ड बाय कोल माइन ओनर्स। जो कोल माइन के ओनर्स हैं, उनका जो इनकम है, इनकम डेराइव फ्रॉम कोल माइन ओनर फ्रॉम रेंट एंड रॉयल्टीज आर इंक्लूडेड इन दिस हेड। रेंट एंड रॉयल्टी से जो पैसा आ रहा है कोल माइन ओनर्स का, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। उसके बाद इनकम इनकम अर्न्ड बाय एसएससी फ्रॉम लाइसेंस ग्रांटेड टू ब्रिक मेकर्स टू इरेक्ट ब्रिक क्लीन्स अपन हिज लैंड। मान लो मेरा कोई जमीन है, जमीन से मिट्टी निकाला जा रहा है, जमीन से मिट्टी निकाला जा रहा है ब्रिक्स बनाने के लिए। कोई ब्रिक्स फैक्ट्री वाला है, मैं उसको लाइसेंस दे दिया हूं, मेरे जमीन से मिट्टी निकाल और जा मिट्टी को ले जाकर ब्रिक्स बना ले। ब्रिक्स मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी बना ले, सॉरी मिट्टी ले जाकर ब्रिक्स बना ले। तो जब वो मेरे जमीन से मिट्टी निकालेगा तो मुझे पैसा देगा, तो वो जो पैसा है वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। रेम्युनरेशन रिसीव्ड मेयरली फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। जो आदमी कंपनी में डायरेक्टर है, एम्प्लॉय नहीं है, डायरेक्टर है, सिर्फ डायरेक्टर है, उसका इनकम जो होता है, रेम्युनरेशन जो होता है, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। इनकम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर को छोड़कर किसी और से पैसा मिल रहा है, मान लेते हैं एक वेटर है, वो किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक वेटर है किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, वो रेस्टोरेंट में उसे 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन वहां पर जो लोग खाना खाने आते हैं, वो लोग कुछ पैसे वेटर को दे देते हैं, 500 रुपए, 400 रुपए, 100, 50, 10, 20 जो भी है। तो महीने भर में उसका 10,000 तो सैलरी इनकम है, प्लस 3 से 4 हजार रुपए उसका अदर इनकम भी हो जाता है। तो ये जो अदर इनकम है 3 से 4 हजार का, वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉयर को छोड़कर अगर कोई भी पैसा एम्प्लॉयर से मिल रहा है, तो वो तो इनकम फ्रॉम सैलरीज में चला जाएगा, लेकिन अगर एम्प्लॉयर को छोड़कर किसी और से पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है। पांचवा, इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल मैन एज यूनिवर्सिटी एग्जामिनर। मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं मुझे बुलाया गया यूनिवर्सिटी में, तुम्हारा जो
बीकॉम का एग्जाम्स हो रहा है, यूनिवर्सिटी में जिस दिन एग्जाम हो रहा था मुझे बुलाया गया एज अ एग्जामिनर, मैं वहां पर गया तुम्हारा एग्जाम लेने के लिए एग्जामिनर, और उस एग्जामिनेशन लेने के लिए मुझे मेरा फीस मिला, मान लो मुझे 1000 रुपए मिल गया, तो ये 1000 रुपए मेरे लिए कहां पर टैक्स, क्या ये मेरा बिजनेस है? नहीं, दिस इज नॉट माई बिजनेस। क्या ये 1000 रुपए सैलरी है? ये सैलरी नहीं है। क्या ये रेंट है? क्या ये कैपिटल गेन है? ये चारों हेड में फॉल नहीं करता, ये एक अदर सोर्स का इनकम है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा हमारा 5वां नंबर। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट होता है तो वो आ जाता है हमारा अदर सोर्सेस में। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट है अदर सोर्सेस में आ जाएगा। इनकम रिसीव्ड ऑन सब लेटिंग ऑफ द हाउस, किसी का घर भाड़ा में लेके किसी और को दे दिया, बीच में कमीशन आ रहा है, समझ रहे हो? एक आदमी से मैं घर लिया 10,000 रुपए में, और उस घर को किसी और को भाड़ा लगा दिया 12,000 रुपए में। ये जो 2,000 रुपए मेरे पास बचा, उधर से 12,000 आया, इस 12,000 को 10,000 में पे कर दिया, मेरे पास 2,000 रुपए पर मंथ बच गया। ये जो 2,000 रुपए है ये मेरा अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर और टैक्सी ड्राइवर, ये सब कोई भी टिप मिल रहा है वेटर को, टैक्सी ड्राइवर को एक्सेट्रा, वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस में। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय लीगल हेयर्स ऑफ द एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय मर गया, उसका पेंशन अमाउंट उसके घर वालों को मिल रहा है, तो उसके घर वालों के हाथ में अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेस, कोई अनडिस्क्लोज सोर्स से तुम्हारा इनकम आ रहा है, जिसका सोर्स तुम बताना नहीं चाहते या तुम्हें पता भी नहीं है, अनडिस्क्लोज सोर्स से कोई भी इनकम आ रहा है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ इंडिविजुअल, ये क्लबिंग प्रोविजन है, दिस इज क्लबिंग, ये हम चैप्टर यूनिट नंबर 3 में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लबिंग का इनकम होता है, क्लबिंग मतलब मान लो मेरा एक छोटा बच्चा है, वो जो बच्चा है 18 साल से छोटा है, उसका कुछ इनकम आ रहा है, अब उसका तो पैन नंबर है नहीं, वो उसके ऊपर तो टैक्स लग नहीं सकता, वो 18 साल से नीचे है, तो उसका जो इनकम है वो किसके ऊपर टैक्सेबल होगा? वो पेरेंट्स के इनकम के साथ टैक्सेबल होता है, तो उसका जो 10,000 का इनकम है वो मेरे इनकम में अदर सोर्सेस में आ जाएगा एज क्लबिंग। ठीक है, तो किसी और का इनकम जब किसी और के ऊपर टैक्स लगता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है अदर सोर्सेस के। इनकम फ्रॉम राइटिंग आर्टिकल बाय नॉन जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट अगर आर्टिकल लिखेगा तो उसका बिजनेस हो गया, लेकिन नॉन जर्नलिस्ट अगर आर्टिकल लिखकर पैसा कमा रहा है तो वो अदर सोर्सेस। एनी विड्रॉल फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, कोई नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा विड्रॉ किया अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया तो एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, बाहर से कोई पैसा आ रहा है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, तो वो हमारा क्या होगा? अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। रेमोनरेशन फ्रॉम लेक्चरर्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मैं लेक्चर देने गया मान लो यूएस में, इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ यूएस में, हालांकि इंडिया का इनकम टैक्स यूएस में तो एप्लीकेबल होगा नहीं, लेकिन मान लो तुम कि मैं यूएस में इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूँ और वहां से मुझे कुछ पैसे मिल गए इनकम टैक्स पढ़ाकर, तो वो जो पैसा होगा, जो रेमोनरेशन होगा, वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। एजेंसी कमीशन रिसीव्ड बाय एन एजेंट, जो एजेंट होते हैं उनका जो कमीशन होता है वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, एजेंट्स लोगों का जितना भी कमीशन है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फॉर स्टैंडिंग एज गारंटर, अगर कोई डायरेक्टर कंपनी में गारंटर है, अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी में गारंटर है तो गारंटर बनने के नाम का कमीशन मिलता है उनको, तो वो कमीशन इनकम हमारा टैक्सेबल हो जाए। बेसिकली कोई भी प्रकार का कमीशन इनकम है, प्राय कमीशन इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, डायरेक्टर अगर कोई काम कर रहा है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का, उस पर हो जाएगा। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, कोई नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है उसको ग्रेचुटी मिल रहा है। बेसिकली डायरेक्टर से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट जो होता है वो हमारा अदर सोर्सेस में आता है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है तो फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, फुल टाइम डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, लेकिन फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो वो एम्प्लॉय नहीं है, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उसका जो भी इनकम होगा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। एनी एन्यूटी और पेंशन रिसीव फ्रॉम एलआईसी और अदर इंश्योरेंस कंपनी, कोई और इंश्योरेंस से कोई एन्यूटी मिला, पेंशन मिला, तो वो सब अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। तो कितना सारा हेड है, क्या तुम याद रख सकते हो? क्या ये 20 को याद रख सकते हो? इसके बाद और भी है, तुम्हें पता है, ये 20 में काम खत्म नहीं हुआ, अब और भी बहुत सारे हैं, फिर क्या करोगे? क्या लर्न करना पॉसिबल है? नहीं है, समझना पॉसिबल है।
किस टाइप का इनकम अदर सोर्सेस में जाता है। हाँ, स्पेसिफाइड इनकम को तो मैं बताऊंगा क्या याद रखना है उसमें, लेकिन किस टाइप का इनकम अदर सोर्सेस में जाता है ये याद रखना है। बेसिकली जो इनकम बाकी चारों हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाया, वो इनकम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, आओ स्पेसिफाइड इनकम के बारे में देखते हैं। कुछ स्पेसिफाइड इनकम भी हमें दिया गया है। ठीक है, क्या क्या स्पेसिफाइड इनकम है? सबसे पहला डिविडेंड, किसी कंपनी से तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है, ये स्पेसिफाइड इनकम है, ये टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज के अंदर में। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी लग गया, लॉटरी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस ऑफ हॉर्स, कार्ड गेम, सट्टाबाजी खेले, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, कोई भी प्रकार का लॉटरी, सट्टाबाजी, गैम्बलिंग, बेटिंग, कोई भी प्रकार का, चाहे लीगल और इलीगल, सब कुछ टैक्सेबल होता है हमारा अदर सोर्स। तुम बोलोगे सर इलीगल इनकम है तो क्यों टैक्स लगा रहे हो, उसको तो जेल जाना चाहिए। वो जेल तो जाएगा, वो तो निश्चित है, वो तो बाद की बात है। इनकम टैक्स ऑफिस पहले खड़ा है। जब भी एक आदमी अपनी राह में चलता है ना, तो जीवन में पहले इनकम टैक्स और जीएसटी वाले होते हैं। कोई भी आदमी जब पैसे कमाता है तो सामने लाइन में जो सबसे पहले होते हैं वो इनकम टैक्स और जीएसटी वाले होते हैं। वो पहले बोलते हैं अरे भाई तू हमें हमारा शेयर दे दे, हमें हमारा हिस्सा दे दे, फिर तू आगे जा, आगे तू बच्चे कुआं में गिर मर जा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा शेयर पहले दे दे। पहले जीएसटी वाले जीएसटी ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले इनकम टैक्स ले जाएंगे। बात समझे? तो कोई भी प्रकार का चाहे लीगल हो, तुम किसी का मर्डर करने का सुपारी लिए हो 5 लाख रुपए में, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम किसी का मर्डर करने का 5 लाख रुपए में सुपारी लिए हो, तुम बोले इसका मर्डर करके डेड बॉडी लाकर दूंगा, मुझे 5 लाख देना, ये तो पूरा इलीगल है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले इनकम टैक्स और जीएसटी। ये लोग बोलेंगे मर्डर कर दिए कोई बात नहीं, तो इस पर 18% जीएसटी है, तो तुम एक काम करो, 5 लाख का 18%, 90,000 रुपए जीएसटी दे, तुम 90,000 रुपए जीएसटी दे दिया। फिर बोला इनकम टैक्स वाला 5 लाख कमा लिए, मर्डर किए, खर्चा कितना हुआ, मर्डर करने गए, गाड़ी से गए होगे, आए होगे, 1,000 रुपए का खर्चा लगा होगा, खा पी कर मस्त 5,000 का खर्चा लगा, 4,95,000 का प्रॉफिट हुआ। इस 4,95,000 पर मुझे मेरा इनकम टैक्स दे दे, तुम उसको इनकम टैक्स दिए, उसके बाद वो लोग तुम्हें आगे छोड़ देंगे, जा अब तू मर जा, अब तुझे जेल होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, किसका मर्डर हुआ, क्या हुआ, तेरा घर परिवार सबको जेल में भर देंगे, तेरा बिल्डिंग तोड़ देंगे, एसेट बेच देंगे। ये सब करते रहो तुम जीवन भर, तुम कोर्ट में केस करते रहो, जेल जाओ, जो करना है करो, हमें हमारा पैसा पहले दे दो। समझ में आया? तो कोई भी प्रकार का विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम और अदर गेम, कोई भी प्रकार का हो, ये सब वेदर लीगल और इलीगल, सब कुछ हमारा अदर सोर्सेस में टैक्सेबल। उसके बाद एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपरएनुएशन फंड और फंड सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है। कोई पैसा अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है फॉर द कंट्रीब्यूशन, तो वो सब अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। आगे आ जाओ, एनी इनकम रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज if the income is not charged to tax under the head profit and gains on business profession। कोई प्रकार का इनकम, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, अगर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। बेसिकली इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो नॉर्मली कुछ इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट ऑन गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में जाता है, जो बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम होता है वो पीजीबीपी में जाता है, लेकिन बाकी का जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो अदर सोर्सेस। ठीक है, रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी, बिल्डिंग रेंट पर लगाए वो तो हाउस प्रॉपर्टी में चला गया, मशीन रेंट पर लगा रहे हो, गाड़ी रेंट पर लगा रहे हो, ये क्या होगा, एनी मशीनरी प्लांट फर्नीचर बिलोंगिंग टू द एसएससी लेट ऑन हायर इफ द इनकम इज नॉट चार्ज टू टैक्स एंड द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अगर ये बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो मैं एक जेसीबी खरीदा, मशीनरी है, जेसीबी खरीद के उसे रेंट पर दे दिया 2 लाख रुपए पर मंथ, तो ये 2 लाख रुपए आइदर बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। बिजनेस प्रोफेशन में कब टैक्सेबल होगा, जब जेसीबी को रेंट में देना मेरा बिजनेस है, जब वो मेरा मेन एक्टिविटी है, मैं वही काम करता हूं, ये मेरा बिजनेस एक्टिविटी है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज पूरा का पूरा 2 लाख
अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली टैक्स लगना है चाहे कहीं पे भी लगाओ तुम। ठीक है, उसके बाद रेंटल इनकम ऑफ एन एसएससी लेट ऑन हायर machinery, plant, furniture belonging to him and also building and letting of the building is inseparable from the letting of the said machinery। मशीन के साथ बिल्डिंग को रेंट पर दिया है और रेंट तुम अलग अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में भी ये अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिला, हाँ ठीक है, वो भी टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेस से। ये सब ना माइनर डिटेल्स है, ठीक है, माइनर डिटेल्स है। ये सबसे जनरली क्वेश्चन नहीं आता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जैसे हम अभी पढ़े विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन, अगर डिविडेंड इनकम से आ जाता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट इनकम से आ जाता है क्वेश्चन, उसके बाद ये मशीनरी वाला पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस का कोई भी पैसा होगा सब अदर सोर्सेस में ही टैक्सेबल होता है। ठीक है, ये एक ओवरऑल कंसिडरेशन है कि ओवरऑल इंश्योरेंस का जो भी पैसा होता है, चाहे वो कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, प्राय 90% सब अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो। ठीक है, तो आंख बंद करके अदर सोर्सेस करके आ जाना। एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर डेट एक्सीड्स द फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर। अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रहा है और वो फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और एनहांस्ड कंपेंसेशन। जब तुमको तुम्हारा घर कोई गवर्नमेंट ले लेता है, गवर्नमेंट ले लिया और गवर्नमेंट उसका पैसा 3 साल बाद दिया, जब 3 साल बाद पैसे कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, ठीक है, 3 साल बाद पैसा दे रहा है, जब 3 साल बाद पैसा दे रहा है तो तुम इंटरेस्ट भी क्लेम किए, तुम्हें इंटरेस्ट दे दिया, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट तो यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। सर जो पैसा दिया वो जो घर का पैसा मिला वो तो वो कैपिटल गेन्स में चला जाएगा, तुम इंडेक्स करके कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे, लेकिन जो इंटरेस्ट का पैसा मिला वो कहां टैक्सेबल होगा, वो अदर सोर्सेस में होगा। फिर तुम बोले केस कर देते हैं, ये कम पैसा दिया इसे केस कर देते हैं, तुम केस कर दिए, केस किए, तुम्हें 10 लाख रुपए और मिला प्लस इंटरेस्ट 2 लाख रुपए मिला, 12 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, तो और जो 10 लाख था वो अदर सोर्सेस, वो तुम्हारा चल जाएगा कैपिटल गेन में, जो कंपेंसेशन मिला, लेकिन जो 2 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला वो कहां आ जाएगा, अदर सोर्सेस में। तो चाहे एनहांस्ड कंपेंसेशन हो, इंटरेस्ट में कंपेंसेशन वाला इंटरेस्ट हो या एनहांस्ड कंपेंसेशन वाला इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इनकम हमेशा अदर सोर्सेस आ जाएगा। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन, हम बात किए थे कैपिटल गेन्स के केस में एडवांस मनी फोरफिटेड, याद है, जब हम कोई प्रॉपर्टी किसी से डील करते हैं, वो हमें एडवांस देता है, बाद में डील कैंसिल हो जाता है, हम पैसा रिफंड नहीं करते हैं, तो 2014 से पहले तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होता था, लेकिन 2014 के बाद हम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल करते हैं, ये वही लिखा है। कोई एडवांस मनी फोरफिट किए हो तो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट, कोई गिफ्ट मिला है, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1/4/2017 शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई भी गिफ्ट मिला है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पार्ट है। एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन विदाउट कंसिडरेशन एक्सीड 50,000 रुपीज इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 50,000 रुपए से ज्यादा किसी से अगर तुम्हें मिला है और उसके बदले में तुम कुछ दिए नहीं हो, बेसिकली गिफ्ट है 50,000 रुपए से ज्यादा का, तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट के केस में देखो, ये गिफ्ट का ही सब पॉइंट है, गिफ्ट के केस में अप टू 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट होता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई इमूवेबल गिफ्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, जमीन मिला है गिफ्ट में, by any person from a person without consideration having stamp duty value exceeding 50,000, उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तब भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस, या तो फ्री में मिला है या तो कम कंसिडरेशन में मिला है, गवर्नमेंट वैल्यू होना चाहिए 2 लाख रुपए, तुम 1 लाख में खरीद लिए, तो ये जो डिफरेंस 1 लाख है इस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अदर सोर्सेस वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ, ये तो बताया था डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अलग अलग है। अगर एग्रीमेंट वाले डेट में अगर कोई बैंक अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर हुआ है तो हमें एग्रीमेंट वाला डेट लेना पड़ेगा। ये हम कब पढ़े थे, कैपिटल गेन्स के केस में पढ़े थे। ठीक है, आ जाओ आगे। एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी received by a person from any person without consideration in aggregate of 50,000। बेसिकली बताऊं घूम फिर कर, गिफ्ट में 50,000 का नियम है, 50,000 से ऊपर का कोई भी प्रकार का गिफ्ट हो वो टैक्सेबल हो जाता है, 50,000 से नीचे का गिफ्ट है एग्जेम्प्ट हो जाता है। ये ओवरऑल पूरा समरी है। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन
फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस, अगर कम पैसे में मिल रहा है या फिर फ्री में मिल रहा है। कम पैसा मतलब 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है, मतलब 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस है तो टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्सेस। क्लियर है बात? आ जाओ आगे। Any compensation or other payment due or received by any person by whatever name called in connection with termination of his employment। तुम जॉब छोड़ रहे हो, तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है, तुम जॉब छोड़ रहे हो। जब तुम जॉब छोड़ रहे हो तो तुम्हें कंपनी वाला एक लमसम अमाउंट पे कर रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कि जा ये पैसा ले और जॉब छोड़कर। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे बड़े कंपनीज में जब एम्प्लॉय को मास ले ऑफ किया जाता है, छोड़ा जाता है, एम्प्लॉय को निकाला जाता है, तो उस केस में हर एम्प्लॉय को एक बड़ा अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन दिया जाता है। 3 मंथ का सैलरी, 6 मंथ का सैलरी, 1 साल का सैलरी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, एक मोटा पैकेज अमाउंट दिया जाता है। तो वो अमाउंट जो होगा वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल। ठीक है। पॉइंट नंबर 13, एनी स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट। कोई बिजनेस ट्रस्ट है, ये कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में। बिजनेस ट्रस्ट में अगर तुम्हें मेंबर्स को पैसा मिल रहा है तो वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। बिजनेस ट्रस्ट तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 14 और आज के लिए आखिरी पॉइंट, where any sum is received including the amount allocated by way of bonus at any time during the previous year under life insurance policy other than the sum received under unit linked insurance policy being a income referred to under। बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से अगर बोनस के नाम का पैसा मिल रहा है, बोनस के नाम का पैसा मिल रहा है, तो वो बोनस क्या होगा, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाए। मैं तो बोला ही तुम्हें, ओवरऑल समरी, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आता है, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। गिफ्ट आता है 50,000 से ऊपर, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। ये सब समराइज्ड वे है, ये सब याद रखने का तरीका है। क्वेश्चन में देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए। गिफ्ट डिफरेंस देखो, 50,000 से कम का है कि ज्यादा का है। 2 लाख का सामान 1 लाख में मिल गया, 2 लाख गवर्नमेंट वैल्यू है, तुम्हें 1 लाख में मिला, मतलब जो डिफरेंस 1 लाख है वो गिफ्ट है ना, वो 50,000 से ज्यादा का डिफरेंस हो गया, अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो गया। बात समझ में आया? तो इस तरीके से तुम इसको पढ़ोगे तो होगा। ये तुम्हें 14 पॉइंट दिख रहा है, क्या ये 14 ही है? हजारों पॉइंट्स हैं, हजारों टाइप का इनकम है दुनिया में। कोई भी प्रकार का इनकम जो चारों हेड में नहीं आया वो यहां आएगा। तो कितना को याद रखोगे? पॉसिबल है? ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो यहां पर दिए गए हैं। जैसे गिफ्ट के केस में 50,000 एग्जम्प्ट कर देते हैं, ये स्पेसिफिक चीजें ही दी गई है यहाँ। बाकी भी अगर कोई भी इनकम है जो बाकी हेड्स में टैक्सेबल नहीं हो पाया, तो वो सबको लाकर अदर सोर्सेस में टैक्सेबल कर देना। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में आगे कंटिन्यू करेंगे। अदर सोर्सेस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, लॉटरी वाला क्वेश्चन भी करना है, गिफ्ट वाला क्वेश्चन भी करना है, हर वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो हम आने वाले क्लासेस में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।